हेलो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं क्या होती है कंपनी। तो जो कंपनी का अराइज हुआ था वो हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप्स या फिर हम बोले पार्टनरशिप के जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवर कम करने के लिए, जो भी ड्रॉबैक्स हमें उसमें दिखाई दिए पार्टनरशिप में, उसने अराइज किया एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री कॉमर्स टर्म में, और इसी को हम बोलते हैं कंपनी। अब एक कंपनी क्या होती है, जो कंपनी की अगर हम बात करें तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसके मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। पर ये माना गया है कि जो फर्स्ट कंपनी बनी थी वो 20th सेंचुरी एडी में बनी थी और इटली में सबसे पहले वो बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इटली ने लोन लिया था पब्लिक से और उसके बदले में उनको एक प्रॉमिसरी नोट दिया था जिससे वो कंपनी के मेंबर बन गए थे। और जब वो इस तरह का एक एसोसिएशन बना, जिसने भी वो प्रॉमिसरी नोट लिया या फिर कंपनी को, यानी जो कंपनी बनी हुई है या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो बनी हुई थी उसको जो लोन दिया, उन सब की एसोसिएशन को कंपनी नाम दिया गया। तो इन सब में जो भी एसोसिएशन, चाहे वो अब ज़्यादा हो मेंबर्स की हो या कम मेंबर्स की, इन सब को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से अभी जानते हैं। तो जो फर्स्ट पूरी एक कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी 16th सेंचुरी एडी। इससे पहले जो इटली में थी वो सिर्फ एक एसोसिएशन था, एक एसोसिएशन फॉर्म की गई थी। पर अब जो सबसे पहले फुल फ्लेज एक कंपनी तैयार हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विच वाज फॉर्म्ड इन इटली इज इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी एडी। अब कंपनी को अगर हम इंडिया की बात करें तो जो भी कंपनीज के नॉर्म्स हैं या फिर जो भी उसके प्रोविजंस हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। पहले ये इन इंग्लैंड के पहले जो इंग्लैंड में रूल्स और रेगुलेशन एक कंपनी फॉलो करती थी वो इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो करती थी, जो था कंपनीज एक्ट ऑफ 1850 में। पर जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कंपनी इंडिया ने स्टार्ट की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ उस टाइम कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी सेक्शन फॉलो करेगी वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सारे नॉर्म्स पूरे करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग की। अगर हम मीनिंग करें तो कंपनी का जो, यानी एक कंपेनीज वर्ड होता है जिसको हम लैटिन, यानी एक लिटरेचर वर्ड है जो दो वर्ड से बना हुआ है, जिसका नाम है कम एंड पैनीज। कम का मतलब होता है टुगेदर, यानी पैनीज का मतलब होता है ब्रेड, यानी फूड को लेने के लिए, यानी ब्रेड को कमाने के लिए हम जब एक एसोसिएशन तैयार करते हैं, जब हम टुगेदर आते हैं, उसे हम कंपनीज कहते हैं। तो यानी अब हम इसको अगर ओरिजिनली बोला जाए तो यानी ग्रुप ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर टू अर्न समथिंग इज नॉन एज कंपनी। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग जो ऑथर्स हैं उन्होंने दी हुई है, तो आप उनके लिए देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी की क्या डेफिनेशन है। तो कंपनी का मतलब है जो कंपनी फॉर्म की गई है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एक्ट में। कौन सा एक्ट है वो? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, और जो लॉज है, यानी जो भी वो रूल्स फॉलो करेगी, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेगी। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी एक कंपनी जब इस्टेब्लिश की गई है, यानी एक कंपनी का जब जन्म होगा वो लॉ के द्वारा होगा, और जो उसका एग्जिस्ट है वो भी किसी भी टाइम आप उसका एग्जिस्ट करते हो तो फिर वो लॉ के अकॉर्डिंग ही उसका एग्जिस्ट होगा। यानी एक कंपनी लॉ से ही आती है और लॉ से ही उसका एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मतलब अगर हम इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात करें तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो एक साथ आएंगे टू अर्न अ प्रॉफिट।
अब वो 10 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं, और 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम किसी बिजनेस या फिर किसी दूसरी कंपनी की बात करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनी है, और एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अब वो पर्सन की तरह ही ट्रीट नहीं होगी हर जगह, क्योंकि एक कंपनी इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, और एक इमॉर्टल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो एक हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो यानी फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसकी खुद की एक स्टैम्प होती है, या फिर इसके खुद के एक लोगो होता है, या मोनोग्राम, जो भी आप यूज़ करो इसके लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि ये जो कंपनी है इसके मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं वो अलग हैं, और जो कंपनी है वो अलग है। दोनों को अलग अलग देखा जाएगा, दोनों को हम सेम एंटिटी नहीं काउंट करेंगे। मान लो कोई मेंबर अगर लोन ले रहा है तो वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो उसकी कंपनी है। वो लोन काउंट, वो पर्सनल, अगर वो विड्रॉ कर रहा है पैसे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वो लोन ले सकता है कंपनी से क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, यानी उसके जो मेंबर्स हैं वो एक अलग एंटिटी है और कंपनी एक अलग एंटिटी होती है। उसके बाद होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, अब जो भी कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, ये सारे चीज़ क्या, इसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके स्टॉक होल्डर्स हैं, या फिर कोई भी है, अगर किसी भी तरह की इंसॉल्वेंसी आ जाती है, या फिर कोई मेंबर ल्यूनेटिक हो जाता है, या फिर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, उस केस में कंपनी बंद नहीं होगी, वो उसी तरीके से चलती रहेगी। अगर हम बात करें पार्टनरशिप में किसी एक मेंबर के की डेथ होने से, या इंसॉल्वेंट होने से, या फिर लूनेटिक होने से, वो जो कंपनी है पार्टनरशिप वो ख़त्म हो जाती है। पर अगर हम बात करें कंपनी में, तो किसी मेंबर्स के या फिर किसी शेयर होल्डर के या डायरेक्टर के चेंज होने से या फिर डेथ होने से हमारी कंपनी पे कोई असर नहीं आएगा, वो उसी तरीके से चलती रहेगी जैसे वो पहले चल रही थी। कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उस सिग्नेचर की जगह कंपनी की एक स्टैम्प तैयार की जाती है, एक सील तैयार की जाती है जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है और एड्रेस लिखा होता है और सिंबल दिया हुआ होता है। वो कंपनी का सिग्नेचर की तरह काम किया जाता है। आप जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट आप भेजते हो, डॉक्यूमेंट आप भेजोगे, वो डॉक्यूमेंट पे कंपनी के सिंबल के साथ, यानी उस कंपनी की सील के साथ वो डॉक्यूमेंट जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट बिना सील के जाता है तो यानी वो जो डॉक्यूमेंट है वो मान्य नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी की। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। मान लो उस एक कंपनी का जो शेयर है वो एक शेयर 10 रुपये का है, तो उस केस में उसकी जो एप्लीकेशन पर 2 रुपये आ गए हैं और अलॉटमेंट पे 2 रुपये आ गए हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल पर आपने 2 रुपये मंगवा लिए हैं, सेकंड कॉल पर आपने 2 रुपये मंगवा लिए हैं के हिसाब से आपके पास अमाउंट आ गई है, तो जो लास्ट कॉल है वो सिर्फ उसी 2 रुपये के लिए लाइबल होगा जितना 10 रुपीज़ में से बचता है। ठीक है, बाकी रुपए के लिए वो किसी भी तरह की लाइबिलिटी उसकी नहीं होती है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स है पब्लिक कंपनी में वो मिनिमम 7 होंगे, और अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी में तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर्स की बात करें पब्लिक कंपनी में तो उसका कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर्स की इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी तो उसकी लिमिटेशन होती है। उसके बाद 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। क्योंकि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके लिए हमें एक उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में इतने सारे आदमी काम करते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं। उन सबको मैनेज करने के लिए कंपनी को एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है जो कंपनी को हर जगह रिप्रेजेंट करता है उसके गुड फेथ में।
ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट करेंगे, जब हमको एक मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग बैठाएंगे, उसमें हम सारे शेयर होल्डर्स या सारे मेंबर्स की राय के साथ हम यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद आता है आपका लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। आपकी कंपनी में जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जो आपके एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एमओए है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, वो आपको अथॉरिटी नहीं देता है कि आप उसके बियॉन्ड जाकर कोई काम करें। उसके बाद आता है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक कंपनी अगर एक लॉ के अंदर पैदा होती है, तो उसी तरीके से उसका जो एग्जिस्ट है यानी टर्मिनेशन होगा, वो भी एक लॉ के द्वारा ही होगा। कंपनी कोई सिटीज़न नहीं होती, इसलिए उसके कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं जो एक सिटीजनशिप को मिलते हैं। उसके बाद आता है कॉरपोरेट विल। अब कॉरपोरेट विल क्या होता है, अब हमने इससे पहले पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी की, उसका मतलब ये है कि जो कंपनी होती है वो अलग चीज़ होती है, और जो आपके मेंबर्स या शेयर होल्डर होते हैं उनको अलग देखा जाता है। दोनों ही अलग एंटिटी काउंट होते हैं। पर कहीं कहीं पे सिचुएशन इस तरह की आती है कि जहाँ पर हमें मेंबर्स हो गए, या फिर शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर डायरेक्टर हो गए, या बीओडी हो गए, इन सबको हम एक एंटिटी काउंट कर देते हैं। तो जहाँ पर भी हमें एक एंटिटी, हम जब सेम एंटिटी काउंट कर ले, तो वहाँ पर हमें कॉरपोरेट विल लिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें आपका सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कहाँ पर आपका नहीं लागू होगा, जहाँ पर आपका कॉरपोरेट विल उठ गया। कॉरपोरेट विल कहाँ उठेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो और कंपनी या फिर शेयर होल्डर्स या फिर आपके बीओडी या फिर डायरेक्टर्स को हम जब एक एक एंटिटी काउंट कर लेंगे, तो वहाँ पे कॉरपोरेट विल आ जाता है। अब कॉरपोरेट विल दो तरीके से आ सकता है, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और अंडर जुडिशियली प्रोविजंस। तो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वो होते हैं जहाँ पर कंपल्सरी हो जाता है उनका कॉरपोरेट विल उठाना। जैसे कि जहाँ पर आपके मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो पब्लिक कंपनी है उसको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। अब अगर 7 से भी कम आ गए तो वहाँ पे कॉरपोरेट विल उठ जाएगा। उसी तरह का प्राइवेट कंपनी में अगर 2 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, तो अगर ज़्यादा कम हो गए उससे भी, तो उसके लिए यानी 1 मेंबर रह गया, तो वहाँ पे कॉरपोरेट विल उठ जाता है अपने आप। उसमें उठाना नहीं पड़ता, स्टैट्यूटरी ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टिगेशन द अफेयर ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी के इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी कंपनी को, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी के ऑडिटर्स को बुलाना पड़ेगा। उस केस में ऑडिटर्स और क्या बोलते हैं, हमारे जो ऑडिटर्स हो गए, और जो हमारी कंपनी है उसको हम फोर्सफुली बोलेंगे कि भाई तुम्हें अब कंपनी के साथ मिलकर ऑडिट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, कॉरपोरेट विल उठ जाता है। या फिर कोई फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग कर रहा है, तो वहाँ पे भी कॉरपोरेट विल उठ जाता है। उस टाइम पर भी हम अपने मेंबर्स और हमारी कंपनी को अलग अलग काउंट नहीं करते, दोनों को सेम लीगल एंटिटी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं और हम उसी के बिना सभी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में भी हमारा कॉरपोरेट विल उठ जाता है। उसके बाद कंपनी की ऑनरशिप देखने के लिए या फिर उसको ऑनरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम किसी आदमी को हायर कर रहे हैं, या कंपनी किसी को अगर गवर्नमेंट किसी को बोलती है कि इस मेंबर को ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है या इन्वेस्टिगेट करनी है, तो वहाँ पे भी कॉरपोरेट विल उठ जाता है। उसके बाद है नॉन रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी को हम बोलते हैं कि 190 डेज़ के अंदर
अब 130 डेज़ में अगर एप्लीकेशन मनी नहीं आ पाती है तो 130 डेज़ के अंदर अंदर हमें अपनी वो जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई है उसे वापस करना होता है। अगर कंपनी इसमें फेल हो जाती है तो वहाँ पे कॉर्पोरेट विल उठ जाता है। अगर किसी तरह की मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में कंपनी मेंशन कर देती है तो वहाँ पर भी कॉर्पोरेट विल उठ जाता है। अब बात आती है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब जब ट्रिब्यूनल को ये पावर दी जाए कॉर्पोरेट विल उठाने के लिए, तो वो किस सिचुएशन में जुडिशियल यानी जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो ये एक्शन ले सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अगर कोई कंपनी किसी टैक्स से बचने के लिए या फिर किसी टैक्स से बचने के लिए कोई एक्टिविटी कर रही है या फिर कोई दूसरी कंपनी ले आती है तो उस केस में कॉर्पोरेट विल उठ जाता है। उसके बाद है प्रिवेंट करने के लिए कोई फ्रॉड या फिर किसी तरह की मिस कंडक्ट को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल क्या करती है, कॉर्पोरेट विल रेज कर देती है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं रियल प्रमोटर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दूसरी कंपनी को या फिर किसी दूसरे कंट्री के, मान लो अब अगर एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसने क्या किया किसी दूसरे कंपनी को हायर कर लिया। अब दूसरी कंपनी कौन होगी, हमारे कंट्री के हालात ऐसे हुए कि दूसरे कंट्री हमारा एनिमी बन गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रियल ऑनर देखने के लिए या फिर रियल ऑनर देखने के लिए या फिर हम कंपनी की सिचुएशन को चेक करने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी हटा देते हैं और यहाँ पे कॉर्पोरेट विल उठ जाता है। तो आज तक के लिए यहाँ पे ही चलो, थैंक यू वेरी मच।